Good morning, all of you. Good morning, Kritika, Avika, Aman, Ritima, Apurva. Now, today we start our seventh chapter. सेवेंथ चैप्टर में मैंने आपको पढ़ाया था, हमारा था द डाइजेस्टिव सिस्टम एंड द टीथ। तो डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में मैं पढ़ा चुकी थी। इसमें कौन कौन से ऑर्गन्स कंप्राइज करते हैं, वो है माउथ, फूड पाइप, स्टोमक, लीवर, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन, लास्ट में एनस। तो ये मैंने वन बाय वन भी आपको बताया था कि हमारा डाइजेशन जो है माउथ से स्टार्ट होता है। माउथ में एक सब्सटेंस निकलता है, सलाइवा, जिसको थूक भी बोलते हैं, लार भी बोलते हैं। तो उससे जो है हमारा फूड सॉफ्टन होता है। जो हम फूड खाते हैं टीथ से चबाते हैं तो वो थोड़े छोटे छोटे स्मॉल पीसेस में ब्रेक डाउन होता है और फिर वो सॉफ्ट बनता है सलाइवा से। सलाइवा में और भी एंजाइम भी होते हैं जो कि डाइजेशन में भी हेल्प करते हैं। और नाउ फिर जो है फूड सॉफ्ट बनने के बाद फिर वो फूड पाइप में एंटर करता है। फूड पाइप हमारा ये गले में होता है और गले में से होकर फूड जो है स्टोमक में पहुंचता है। स्टोमक में जो है जूसेस होते हैं जिससे फूड और ज्यादा चर्न होता है, और ज्यादा सॉफ्ट बनता है, पतला बनता है। और लीवर होता है, एक लीवर भी अपना जूसेस जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में करती हैं, डालती हैं, जिससे कि खाना और ज्यादा सॉफ्ट बने। तो इस तरह से स्टोमक में पहुंचने के बाद जो है खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है कि बिल्कुल खाना जब तक ब्लड जैसा पतला नहीं हो जाए एकदम, तो जब तक वो जूसेस के साथ चर्न होता रहता है। और भी स्मॉल इंटेस्टाइन में भी जूसेस होते हैं, स्टोमक में भी जूसेस होते हैं। वो जो फूड आया उसमें से लीवर भी अपना जूस स्मॉल इंटेस्टाइन में देता है। तो फूड पतला होकर फिर क्या करते हैं, ब्लड के साथ मिक्स हो जाता है वो, और ब्लड में सारे फूड के जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो अलग हो जाते हैं और ब्लड के साथ मिक्स हो जाते हैं और वो ऑल पार्ट्स में जो है वो पहुंच जाते हैं। अब फिर जो जो अनडाइजेस्टेड फूड रहता है, थोड़ा सा बच जाता है, जो फूड है उसमें से न्यूट्रिएंट्स तो अलग हो गए। गुड मॉर्निंग नीरजा बेटा। तो ये पेज नंबर 55 का अभी मैं रिकॉल कर रही हूँ, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाएंगे। पेज नंबर, ऑल ऑफ यू ओपन पेज नंबर 55। अभी मैं पहले का ही रिकॉल कर रही हूँ जो हमने परसों पढ़ा था। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में न्यूट्रिएंट्स फूड से अलग होकर ब्लड में मिक्स हो जाते हैं और ब्लड जो है वो सारे शरीर में सर्कुलेट हो जाता है जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। और फिर जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो पुश होकर लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन में जो है फूड में और भी जो मिनरल्स बचते हैं या वाटर बचता है वो एब्जॉर्ब हो जाता है ब्लड के थ्रू। और फिर बिल्कुल जो वेस्ट होता है वो वेस्ट फीसिस के रूप में होता है और वो शरीर के बाहर एनस से निकल जाता है। तो इस तरह से हमारी पूरी डाइजेशन प्रोसेस होती है। अब डाइजेशन प्रोसेस को मैंने बताया था कि प्रॉपरली कैसे हो, तो उसके लिए हमें बैलेंस डाइट लेनी चाहिए। जिस फूड में फाइबर्स ज्यादा हो, जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं, वो ज्यादा फूड खाने चाहिए, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स। और नेक्स्ट है कि हमें बहुत सारा पानी भी पीना चाहिए कि फंक्शन हमारे प्रॉपरली चले और वेस्ट बाहर निकले। इसके लिए हमें पानी खूब पीना चाहिए, 2 to 3 लीटर्स एवरी डे हमें वाटर पीना चाहिए। और खाना खाने से पहले हमको हैंड वॉश अच्छे से करना चाहिए जिससे हमारे खाने के साथ जो है जर्म्स कोई ना चले जाए। मैं ठीक से दिखाई दे रही हूँ ना? कैन यू सी मी प्रॉपरली? और बोर्ड भी साफ दिखाई दे रहा है? हाँ नीरजा, कृतिका, बेटा बताओ। आई एम लुकिंग क्लियर? यस। ईशान, गुड मॉर्निंग बेटा। और नेक्स्ट है कि हमें खाना अच्छे से प्रॉपरली च्यू करके खाना चाहिए। अगर हम खाने को च्यू नहीं करेंगे तो उसके साथ सलाइवा मिक्स नहीं होगा। सलाइवा में जो एंजाइम्स होते हैं वो खाने में नहीं आएंगे जो डाइजेशन में हेल्प करे। और पूरे मोटे मोटे गस्से आप फूड पाइप में खा लोगे तो कभी कभी या फूड पाइप में भी अटक सकता है और प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं होगा और जो हमारे पेट में जाके उसमें पेन होने लगेगा, दर्द होता है। किसी किसी बच्चों को होता है ना स्टमक में पेन, तो इसका मतलब उसका डाइजेशन प्रॉपर नहीं है, उसने ढंग से च्यू करके नहीं खाया खाना। तो ये सब होते हैं कि जो हमको
डाइजेशन में हेल्प करते हैं, कि सलाइवा में जो एंजाइम होते हैं वो डाइजेशन में हेल्प करते हैं, और च्यू जब हम करते हैं खाना और फूड बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाता है, तो वो अच्छे से ठीक से डाइजेस्ट होता है। तो नेक्स्ट है कि अब कभी भी हमको ओवर ईटिंग नहीं करनी चाहिए, थोड़ा थोड़ा खाना हर थोड़े थोड़े देर में खाना चाहिए, और एक साथ सारा जो है एक साथ खाना नहीं खाना चाहिए। तो ये सब हैबिट्स हैं जो हमारे प्रॉपर डाइजेशन में हेल्प करती हैं। तो अब ये हमारा टॉपिक था द डाइजेस्टिव सिस्टम एंड द टीथ। तो डाइजेस्टिव सिस्टम मैंने आपको पढ़ा दिया है, या अब हम इसके बाद हम टीथ का लेंगे। तो अब टेक आउट ऑल ऑफ यू, टेक आउट पेज नंबर 57। 57 पेज निकाल लो, और उसमें ऊपर है टॉपिक टीथ। अब टीथ कितने तरह के होते हैं, और जो है किस किस बहुत सारे 4 काइंड्स के होते हैं, ये सब हम इसके बारे में पढ़ेंगे नाउ। तो पेज नंबर 57। अब ये आगे और कोई नहीं पूछेगा बार बार। टीथ, सबसे ऊपर देखो टीथ। We know that teeth are important to us as they help us in chewing the food. टीथ हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो हमको खाना चबाने में, च्यू करने में हेल्प करते हैं। बिसाइड हम आगे से फूड को काटते हैं सामने वाले टीथ से, साइड में जाके उसको चबाते हैं। नेक्स्ट है, beside this they also help us to speak clearly and give a good look to our face. और टीथ किस बात में हेल्प करते हैं? तो च्यू करने में, फूड को च्यू करने में, चबाने में तो हेल्प करते ही हैं, और इसके अलावा फूड जो है स्पीक प्रॉपरली, हम ठीक से बोलें। टीथ नहीं होंगे तो हम ठीक से बोल नहीं पाएंगे। कुछ लेटर्स ऐसे हैं कि जब हमारी टंग टीथ से टच होती है तभी वो वर्ड क्लियर निकलता है, अगर टीथ नहीं होंगे तो हम जो है ठीक से बोल भी नहीं पाएंगे। आपने देखा होगा जब बहुत ज्यादा बूढ़े हो जाते हैं, जिनके बिल्कुल टीथ नहीं रहते, उनकी लैंग्वेज कभी कभी आपको समझ में नहीं आती ना कि वो क्या बोल रहे हैं, कि वो इसलिए कि उनके टीथ नहीं है, इसलिए वो जो टंग है वो कहाँ टच होके क्लियर आए, तो वो जो है उनके वर्ड्स जो है क्लियर प्रोनाउंस नहीं होते हैं। तो टीथ हमारी क्लियर स्पीकिंग के लिए भी जरूरी है। एंड गिव ए गुड लुक टू अवर फेस, और हमारे फेस पे भी गुड लुक देते हैं जब हमारे टीथ होते हैं। आपके कभी जब टीथ टूट गए थे, ये मिल्क टीथ, तो आप जब हंसते थे तो बुरा लगता था ना, तो इसलिए टीथ हमारे फेस को गुड लुक भी देते हैं। तो टीथ का क्या क्या काम हो गया? एक तो च्यू द फूड प्रॉपरली, और नेक्स्ट स्पीक प्रॉपरली, और फिर ये गुड लुक देते हैं हमारे फेस को। तो ये 3 काम करते हैं हमारे टीथ। हाँ, यस। नाउ व्हेन वी आर बोर्न वी डोंट हैव टीथ। जब हम पैदा हुए थे तब हमारे टीथ नहीं थे। इट्स ओनली आफ्टर 6 to 7 months दैट आवर टीथ स्टार्ट ग्रोइंग आउट ऑफ द गम। फिर जब 5 और 6 मंथ्स के होते हैं, 6 और 7 मंथ्स के, तब हमारे धीरे धीरे गम्स में से, गम्स होता है पिंक कलर का जिसको मसूड़े बोलते हैं, तो इनमें से टीथ का आना स्टार्ट होता है। और by the time we grow 2.5 years old we have 20 teeth। और जब धीरे धीरे एक टीथ आता जाता है आपके, और फिर जब आप 2 years के या 2.5 years के हो जाते हो, तब आपके मुंह में पूरे 20 टीथ्स आ जाते हैं। दिस सेट ऑफ 20 टीथ इज कॉल्ड मिल्क और टेम्परेरी टीथ। तो ये जो 20 टीथ है आपके, ये आपके मिल्क टीथ कहलाएंगे। मिल्क टीथ मतलब दूध के दांत कहलाएंगे, और ये कहलाते हैं टेम्परेरी। टेम्परेरी का मतलब होता है कुछ समय के लिए, हमेशा के लिए नहीं होता। हमेशा वाली जो चीज होती है, जो हमेशा रहने वाली, वो परमानेंट होती है, और कुछ समय के लिए होती है वो टेम्परेरी। तो ये वाले जो टीथ आपके दूध के दांत आते हैं, कुछ समय के लिए आते हैं, और फिर ये जब आप 6 और 7 ईयर्स के हो जाते हैं तो 1 by 1 ये फॉल डाउन होना शुरू होते हैं। At about 6 to 7 years of age, our temporary teeth start falling out 1 by 1। और जब आप 6 और 7 years के हो जाओगे तो 1 by 1 ये एक एक दांत जो है गिरता जाता है। Now to take their place, a new set of teeth start growing। अब जिस जगह पे वो दांत टूटा है, उस जगह को रिप्लेस करने, उसकी जगह दूसरे दांत आना शुरू होते हैं। This set has 32 teeth and these teeth are called permanent teeth। और फिर ये जो है उसकी जगह आपके परमानेंट टीथ आते हैं। और फिर जब आप एडल्ट हो जाओगे, बड़े हो जाओगे,
तो तब आपके जो है पूरे 32 टीथ आएंगे, अदरवाइज आपके जब बच्चे हो तब तक वो कम ही रहेंगे। ईशान पेज नंबर 57 बेटा। तो उसकी जगह हमारे परमानेंट टीथ आते हैं। मिल्क टीथ केवल 20 होते हैं और परमानेंट एडल्ट के परमानेंट टीथ 32 होते हैं। आपके भी परमानेंट टीथ अभी कम आएंगे। अभी जो मोलर्स हैं ये पीछे के ये पूरे डेवलप नहीं होंगे अभी। बाद में जब आप बड़े हो जाओगे तब आपके जो है पूरे टीथ 32 होंगे। तो ये टीथ का स्ट्रक्चर दिया, टेम्परेरी टीथ देखो और परमानेंट कितने सारे हो गए परमानेंट टीथ। तो ये बढ़ते जाते हैं पीछे की तरफ, जो ये होते हैं यहाँ ये बढ़ते जाते हैं। अब काइंड ऑफ टीथ, अब किस किस तरह के टीथ होते हैं। टीथ की आपने देखा होगा, मुंह आप खोलोगे ई करो तो आपको अलग अलग शेप के टीथ दिखेंगे। आगे के आपको फ्लैट और ब्रॉड चौड़े से दिखेंगे, साइड के थोड़े से यहाँ वाले थोड़े से नीचे से नुकीले वाले दिखेंगे, और जो यहाँ के टीथ हैं वो थोड़े से ब्रॉड चौड़े दिखेंगे आपको, और मोटे मोटे टीथ दिखेंगे। तो अलग अलग शेप के टीथ हमारे माउथ में होते हैं। तो ये होते हैं काइंड्स ऑफ टीथ। अब किस किस काइंड के टीथ होते हैं। The set of teeth we have are divided into 4 kind based on their function. इनके सबके अलग अलग फंक्शन होते हैं। सामने वाले टीथ के कुछ और फंक्शन होते हैं, साइड वाले टीथ के कुछ और होते हैं, यहाँ वाले टीथ के कुछ और फंक्शन होते हैं। तो इस तरह से टीथ को 4 काइंड्स में हमने डिवाइड किया है। These 4 kinds of teeth are incisors, canines, premolars and molars. ये 4 तरह के टीथ होते हैं। फर्स्ट है इंसिजर, जो सामने के टीथ दिखाई दे रहे हैं, ये 4 ऊपर के और नीचे के ये इंसिजर होते हैं। फिर साइड के जो ये थोड़े से पॉइंटेड होते हैं ये कैनिन्स होते हैं। फिर यहाँ पर आपके जो ब्रॉड टीथ होता है जिससे आप च्यू करते हैं वो आपके प्रीमोलर्स होते हैं। और सबसे पीछे जो अभी आपके नहीं आए हैं वो सबसे पीछे भी ब्रॉड और भी ज्यादा ब्रॉड टीथ होते हैं, वो मोलर्स होते हैं। तो आपके कितने तरह के टीथ हो गए, 4 टाइप्स ऑफ टीथ। इंसिजर, गुड मॉर्निंग मैत्री बेटा, व्हाई आर यू लेट टुडे। तो इंसिजर्स, कैनिन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स, तो ये आपके 4 काइंड्स ऑफ टीथ हो गए। तो अब फर्स्ट नंबर पे हम पढ़ते हैं इंसिजर्स के बारे में। मैत्री बेटा पेज नंबर 57। The incisors are shovel or chisel shaped teeth at the front of the mouth. इंसिजर टीथ कैसे होते हैं, चीजल शेप। चीजल शेप का मतलब आपने देखा होगा कोई स्टोन तोड़ने वाला या वुड तोड़ने वाली वो कुल्हाड़ी जैसी होती है, उस टाइप के टीथ होते हैं यहाँ से ब्रॉड वाले। एन एडल्ट हैज 8 इंसिजर्स, और जो बड़े होते हैं उनके 8 इंसिजर्स होते हैं। कैसे, 4 तो यहाँ ऊपर वाले जॉ में, ये होता है अपर जॉ और ये होता है लोअर जॉ। तो अपर जॉ में 4 होंगे, ये 1 2 3 4 अपर जॉ में और 4 नीचे जॉ में। तो टोटल कितने हो गए, 4 और 4 8। ओके मैत्री बेटा। तो ये 4 इंसिजर्स, 4 इन ईच जॉ। एक जॉ में 4, ऊपर वाली जॉ में अपर जॉ में 4, लोअर जॉ में 4, तो ये हो गए 8। तो टोटल 8 इंसिजर्स होते हैं। दे आर यूज फॉर बाइटिंग एंड कटिंग फूड। ये फूड को काटने के, कट करने के काम में आते हैं। कोई भी चीज हम खाते हैं तो सबसे पहले हम सामने वाले टीथ से ही कट करते हैं ना, इसलिए कटिंग करने का काम क्या था, सीजर का। इसलिए ये वाले टीथ कटिंग टीथ है, इसलिए इसका नाम इंसिजर हो गया। Herbivores have sharp incisor to bite, cut and cut leaves, grass and fruits. जितने भी हर्बीवोर्स एनिमल्स होते हैं, वो जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स, प्लांट ईटिंग एनिमल्स, उनके जो इंसिजर्स होते हैं वो बहुत स्ट्रांग होते हैं, क्योंकि उनको लीफ को प्लांट में से कट करना पड़ता है, ग्रास को कट करना पड़ता है, इसलिए उनके इंसिजर्स जो है बहुत शार्प होते हैं। तो ये तो हो गए आपके इंसिजर। तो इंसिजर कौन से टीथ हुए, कटिंग टीथ। और ये कितने हुए, 8, 4 इन ईच जॉ, 4 ऊपर 4 नीचे, 8 हो गए। और ये होते हैं कटिंग टीथ, टू कट द फूड। अब नेक्स्ट है हमारा कैनिन्स। कैनिन्स आर पॉइंटेड टीथ। पॉइंटेड होते हैं, नुकीले होते हैं, नीचे से जाके थोड़े से नोक वाले होते हैं, जो साइड में, ये वाला साइड में जाके नोक वाले होते हैं थोड़े से। These are present right next to the incisor in both jaw. और ये जस्ट इंसिजर के आगे वाले टीथ होते हैं। There are 4 canines in the adult mouth. They are used for tearing and ripping the food. तो 4 canines होते हैं केवल,
एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, ये 4 होते हैं, 1 2 इन ईच जॉ, 2 ऊपर, ये 4 इंसिजर के साइड है ये, और ये अब होते हैं आपके कैनिन्स। और ये आते हैं काम में किस लिए, टीयर, कोई चीज को टीयर करने, छीलने के काम में। आप जब शुगर केन खाते हैं तो साइड में से उसको छीलते हैं, या कोई और भी चीज छीलते हैं तो ये वाले टीथ यूज करते हैं जो कैनिन्स होते हैं। तो ये आपके कार्निवोर्स एनिमल्स के स्ट्रॉन्ग होते हैं, क्योंकि उनको फ्लैश को टीयर करना पड़ता है। तो टीयरिंग एंड रिपिंग, रिपिंग का मतलब भी टू टीयर एंड ओपन, कोई चीज को टीयर करना, फाड़ देना, तो ये टीथ होते हैं कैनिन्स। Carnivores have sharp pointed canines to catch and kill their prey to tear its meat. Canines, carnivores animals के canines वाले जो teeth होते हैं वो strong होते हैं, pointed होते हैं, जिससे कि वो flesh को tear कर सके. Now turn the page, page number 58. हाँ, now next teeth है हमारे premolars. प्रीमोलर्स होते हैं जो अब कैनिन्स के आगे वाले, जो चौड़े डबल डबल जैसे टीथ होते हैं ना, तो वो होते हैं हमारे, जिसको डाढ़ बोलते हैं आप लोग, तो वो प्रीमोलर्स होते हैं। तो प्रीमोलर्स का क्या फंक्शन होता है, नेक्स्ट टू कैनिन्स आर द फ्लैट एंड ब्रॉड टीथ कॉल्ड प्रीमोलर्स। फ्लैट होते हैं नीचे से, ब्रॉड होते हैं, चौड़े होते हैं, और कैनिन्स के जस्ट आगे वाले टीथ होते हैं प्रीमोलर्स। देर आर 8 प्रीमोलर्स, और ये कितने होते हैं, 8 होते हैं। अभी आपके कम होंगे, अभी धीरे धीरे और प्रीमोलर्स आते जाएंगे, क्योंकि अभी आपके नए नए टूटना शुरू हुए थे, फिर आए, तो हो सकता है किसी किसी बच्चे के अभी पूरे प्रीमोलर्स नहीं आए हो। तो ये 8 प्रीमोलर्स होते हैं, 4 ऊपर 4 नीचे, तो 2 इस साइड, 2 इस साइड 4, और 2 इस साइड 2 इस साइड 4, 4 और 4 8, तो टोटल पूरे 8 प्रीमोलर्स होते हैं हमारे। ईच जो 4 इन ईच जॉ इन एडल्ट माउथ, एडल्ट माने बड़ों के माउथ में 4 प्रीमोलर्स हर जॉ में होता है। Their function is to crack, crush and chew food. उनका फंक्शन क्या होता है, कोई भी चीज को क्रैक करना, कोई भी चीज को हमें तोड़ना है, उसका छिलका, मोटा अखरोट तोड़ना है, तो हम साइड में जाके उस चीज को तोड़ते हैं। तो क्रैक करना, क्रश पीसना किसी चीज को, कोई खाना हम चबाते हैं तो खाने को पीसते ही है ना मुंह से, तो वो, और च्यू द फूड, और चबाना, ये चबाने वाले दांत होते हैं, च्यूइंग टीथ होते हैं, और क्रैकिंग वाले होते हैं, और क्रशिंग टीथ होते हैं। तो ये होते हैं हमारे प्रीमोलर्स। तो प्रीमोलर्स का फंक्शन क्या हो गया, दे क्रश और च्यू, क्रश च्यू एंड क्रैक द फूड, और ये पूरे 8 होते हैं, 4 ईच जॉ में, 2 इस साइड 4, 2 इस साइड 4, तो 8 प्रीमोलर्स होते हैं। नाउ नेक्स्ट है उसके भी पीछे, जो कि अभी आपके आए ही नहीं होंगे, या सबसे लास्ट में आते हैं वो प्रीमोलर्स, सॉरी मोलर्स। मोलर्स आर प्रेजेंट बिहाइंड द प्रीमोलर्स, प्रीमोलर्स के पीछे जो है मोलर्स टीथ आते हैं। एज कंपेयर टू प्रीमोलर्स, मोलर्स आर बिगर एंड वाइडर, और मोलर्स जो है प्रीमोलर्स से भी चौड़े और बड़े होते हैं। दे हैव पॉइंट्स एंड ग्रूव्स, उसके पॉइंट्स भी होते हैं, वो पॉइंटेड भी होते हैं, ऊपर से 4 जैसे नुकीले से कुछ निकले रहते हैं, और ग्रूव्स भी होते हैं। ग्रूव्स मतलब ये ऐसे यो डिजाइनिंग से ऊंची नीची वाली ग्रूव्स होते हैं। दे आर यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग एंड च्यूइंग द फूड, और ये दांत भी जो है च्यूइंग और ग्राइंडिंग, ग्राइंडिंग का मतलब होता है खाने को एकदम से पीस देना पूरा, ये वाले टीथ का काम होता है। देर आर 6 मोलर्स इन ईच जॉ ऑफ एन एडल्ट, तो ये 6 ईच जॉ, मतलब टोटल कितने हो गए, 12, 6 ऊपर 6 नीचे, तो 3 इधर और 3 इधर, 6, 3 इधर और 3 इधर 6, तो ये 12 होते हैं, और 6 ईच जॉ में होते हैं। तो ये तो सारे हो गए आपके टीथ के काइंड। तो कौन कौन से हमने पढ़े, इंसिजर्स, कैनिन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। और इंसिजर का काम होता है टू कट द फूड, कटिंग टीथ होते हैं, कैनिन्स टीयरिंग टीथ होते हैं टू टीयर द फूड, और प्रीमोलर्स होते हैं चूइंग एंड क्रैक एंड क्रशिंग और चूइंग द फूड, और नेक्स्ट होते हैं मोलर्स, वो ग्राइंडिंग एंड चूइंग टीथ होते हैं। तो ये हो गए आपके चारों तरह के टीथ। नाउ ए टूथ एंड इट्स पार्ट, अब एक टूथ, टीथ का मतलब तो होता है बहुत सारे टीथ,
और टूथ का मतलब होता है एक दांत। अब ये एक दांत का ये पूरा आपका लेबल दिया है कि उसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो पार्ट्स ऑफ द टूथ, ये मैं डायग्राम एक क्वेश्चन में देने वाली हूँ। ये डायग्राम आपको बनाना होगा जब मैं क्वेश्चन आंसर्स दूंगी ना, अभी नहीं, जब मैं क्वेश्चन आंसर्स दूंगी उसमें ऑलरेडी लिखा होगा कि एक्सप्लेन विथ ए डायग्राम, तो तब आपको ये जो है टूथ का डायग्राम बनाना होगा। ए टूथ एंड इट्स पार्ट, ऑल्दो द टीथ डिफर इन देयर फंक्शन येट दे हैव ए बेसिक स्ट्रक्चर। चाहे उनके फंक्शंस अलग अलग हो, इंसिजर के कुछ, कैनिन्स के कुछ और फंक्शन है, प्रीमोलर्स का कुछ और फंक्शन है, मोलर्स के अलग और कोई फंक्शन है, लेकिन ये स्ट्रक्चर सबका जो है सेम होता है। ए टूथ में बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, क्राउन एंड रूट। तो इनके टूथ को दो पार्ट में डिवाइड कर लो। ये आप इस टूथ को देखते जाना, और ये टू पार्ट्स में है, एक क्राउन और एक रूट। क्राउन वो होता है जो हमें दिखाई दे रहा है, ये जो व्हाइट व्हाइट पोर्शन हमें दिखाई दे रहा है, ये होता है क्राउन वाला पोर्शन। और जितना ये ऊपर है उतना ही ये गम में मसूड़े के अंदर भी फिक्स है, अंदर की तरफ। तो जो मसूड़े के अंदर, गम्स के अंदर है, गम्स बोलते हैं मसूड़ों को, उसके अंदर है, वो रूट वाला पोर्शन है। और जो दिखाई दे रहा है वो क्राउन है। क्राउन माने होता है, वैसे तो क्राउन का मतलब होता है मुकुट। तो अब ये जो मुकुट जैसे खड़ा होता है, सिर के ऊपर खड़ा रहता है, इसी तरह से गम के ऊपर खड़ा हुआ है टीथ, इसलिए इसको क्राउन बोला है। तो दो टू पार्ट्स होते हैं टूथ के, एक क्राउन और एक रूट। क्राउन जो विजिबल है, विजिबल मतलब जो हमें दिखाई दे रहा है, और रूट जो है वो गम्स के अंदर दबा हुआ है। तो अब ये आप देख लो टूथ का फिगर, जहां से ये पिंक वाला शुरू हुआ वो ये पूरा नीचे का पार्ट रूट है, इतना ही ये अंदर गम्स के अंदर जुड़ा रहता है। और ये ऊपर जो व्हाइट व्हाइट पोर्शन दिखाई दे रहा है, ये आपका जो है क्राउन वाला पोर्शन है। द क्राउन इज द विजिबल पार्ट ऑफ ए टूथ। विजिबल माने जो दिखाई देता है, तो जो दिखाई दे रहा है व्हाइट व्हाइट पोर्शन, वो आपका क्राउन है। द रूट इज द एंकर ऑफ ए टूथ एंड इज इनसाइड द गम। और रूट जो है एंकर, मेन जो है टूथ का रूट ही होता है, जो अंदर फिक्स रहता है गम के अंदर, मजबूत बनाता है टीथ को। जितना अंदर फिक्स होगा अच्छे से, मजबूती से गम में, उतना ही दांत मजबूत होगा। और ये गम के अंदर होता है। द आउटर पार्ट ऑफ ए टूथ इज कॉल्ड इनेमल। अब जो आप आउटर वाला पार्ट देख रहे हैं, व्हाइट शाइनी हार्ड, ये हमारे टीथ है। देखो, शरीर की सारी बोन्स में से जितनी भी बोन्स हमारी शरीर में है, वो ये भी एक तरह का बोन ही है। टीथ भी हमारी बोन है। तो सबसे हार्डेस्ट बोन होती है, ये हमारा होता है इनेमल। ये टूथ की बोन जो है सबसे हार्डेस्ट बोन होती है। और ये इनेमल होता है जो व्हाइट, हार्ड और शाइनिंग, दांत चमकते हैं ना, तो ये पॉलिशिंग से लगते हैं कि जैसे कोई पॉलिश करी हुई है, तो ये वाला पोर्शन कहलाता है इनेमल। एनिमल नहीं, एनिमल माने तो जानवर होता है, इनेमल, ENAMEL, इनेमल। तो ये हो गया इनेमल। और फिर इनेमल के अंदर, अंदर वाला पोर्शन, इट इज वेरी हार्ड, व्हाइट एंड शाइनी। अंडर द इनेमल लाइज द हार्ड डेंटाइन। अब आप देखते जाओ फिगर में, पिक्चर में देखते जाओ, इनेमल हार्ड, अब उसके नीचे क्या आएगा अंदर, वो है डेंटाइन। नेक्स्ट पार्ट है टूथ का डेंटाइन। डेंटाइन, अब इनसाइड द डेंटाइन लाइज सॉफ्ट सेंटर ऑफ द टूथ कॉल्ड पल्प। और डेंटाइन के भी नीचे जो है वो होगी आपका पल्प। पल्प जो है वो एकदम सॉफ्ट होगा, गम्स की तरह, जो सॉफ्ट सॉफ्ट होता है, जैसे ब्लड के तरह, एक स्किन की तरह पल्प बहुत सॉफ्ट होगा। इट कंटेन्स ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स। और उसी में है ब्लड वेसल्स, मतलब खून जमा रहता है, खून रहता है। और नर्व्स भी जो रहती है वो रहती है, नर्व्स सेंसिटिव होती है। कोई भी आप ठंडी चीज खाओगे, गर्म चीज खाओगे, तो वो नर्व्स से इंफॉर्मेशन ब्रेन तक पहुंचाती है कि आपने क्या चीज खाई, खट्टी खाई कि मीठी खाई। तो ये नर्व्स होती है पल्प में। और इट नॉरिश द डेंटाइन, और ये जो है डेंटाइन को फूड प्रोवाइड करती है, उसका सपोर्ट फूड। और द सॉफ्ट टिश्यू दैट सराउंडेड द बेस ऑफ द टूथ इज कॉल्ड गम। और सॉफ्ट टिश्यू जो दांत के बेस में है, ये नीचे, ये कहलाते हैं गम्स, जो गम्स में ही जुड़े रहते हैं टीथ। तो अब आपको समझ में आ गया
सबसे टूथ का पार्ट ये इनेमल, फिर डेंटाइन और सबसे नीचे होता है पल्प। और पल्प होता है सॉफ्ट, जिसमें ब्लड वेसल्स और नर्व्स होती हैं। जब भी अगर आपके जो है टीथ में अगर आपने कोई ब्रश तेजी से कर लिया, तो वो जो है ज्यादा तेज वाली चीज जो है आपके अगर पल्प वाले पोर्शन में चली गई, तब आपके दांत में से ब्लड आना शुरू हो जाता है। तो ब्लड दांत में कहाँ से आता है? पल्प वाले पोर्शन से आता है। तो ये हो गया आपका टूथ का डायग्राम कि टूथ में टू पार्ट्स में डिवाइड किया है, एक तो क्राउन और एक रूट। रूट हमारे गम्स के इनसाइड होती है, गम्स के ऊपर जो विजिबल पार्ट होता है वो क्राउन होता है। और टूथ का अगर स्ट्रक्चर देखें तो जो व्हाइट शाइनी और हार्ड पोर्शन होता है वो इनेमल, और उसके नीचे डेंटाइन और सबसे नीचे पल्प होता है, जिसमें ब्लड वेसल्स होती है, नर्व्स होती हैं, जो कि बहुत सॉफ्ट होती हैं। और यहीं से ही ब्लड आता है। कभी कभी जब आपके टीथ में, जब आपका टीथ टूटता है, तो आपने देखा होगा अंदर टीथ को देखकर अंदर, तो उसमें आप देखोगे पहले तो डेंटाइन था, फिर एक रेड रेड भी निकलता है। तो वो जो रेड रेड होता है वो होता है पल्प आपका। जब भी आपके आप कोई टीथ टूटे ना, तो उसको ध्यान से देखना, अंदर आपको टीथ के अंदर जो है एक रेडिश दिखाई देगा, तो दैट इज कॉल्ड पल्प। और फिर आपका खून आना स्टार्ट होता है। तो खून किस वजह से? क्योंकि ब्लड वेसल्स है, नर्व्स है, तो वहां से वो खून आना स्टार्ट होता है। तो अब ये आपका हो गया है डायग्राम, आपको बनाना होगा ये कॉपी में जब आपका इस चैप्टर का वर्क स्टार्ट होगा। अब नाउ गिव वन वर्ड आंसर फॉर द फॉलोइंग। अब इसके वन वर्ड आंसर मतलब नेम देम कर लो, फिर यही नेम देम जो है मैं बाद में कॉपी में भी दूंगी आपको। तो फर्स्ट है, अब आप बताना इसको, द हार्ड व्हाइट शाइनी पार्ट ऑफ ए टूथ, क्या होगा इसका आंसर? हाँ जल्दी टाइप करो, हार्ड व्हाइट शाइनी पार्ट ऑफ ए टूथ। यस, कौन टाइप करके बता रहा है? मैत्री कर रही है टाइप। हाँ, नो बेटा, क्राउन नहीं। मैंने अभी बताया था आपको, क्राउन तो केवल ऊपर के पोर्शन को बोलते हैं। हार्ड और शाइनी चीज क्या होती है जो चमक रही है ये हमारे? दैट इज, रिजुल इज ऑल्सो टाइपिंग। बताओ बेटा। और रिद्धिमा भी टाइप कर रही थी, अमन भी टाइप कर रहा है। यस, से द आंसर। दैट इज, अभी कोई नहीं दे पा रहा है, दैट इज इनेमल। इनेमल लिखो इधर, इनेमल। तो फर्स्ट वाले में इनेमल लिखो। फर्स्ट वाला है इनेमल, ENAMEL, इनेमल। नाउ नंबर 2, द चीजल शेप टीथ एट द फ्रंट ऑफ द माउथ। हमारे माउथ के जस्ट सामने चीजल शेप टीथ है, वो कौन सा टीथ है? 4 तरह के टीथ मैंने बताए थे, उनमें से कौन सा टीथ है सामने वाला? चीजल शेप, जो कुल्हाड़ी जैसा शेप का होता है। कृतिका टाइप कर रही है। हाँ, सीधा आंसर, राइट द आंसर सून। रितिमा भी टाइप कर रही है। हाँ, रितिमा ने इनेमल सही बताया था, मैत्री ने भी, कृतिका। हाँ, इन सीजर। हाँ, मैत्री ने और नीरजा ने सही बताया आंसर, इन सीजर्स। तो सेकंड वाले का है INCISORS, इन सीजर्स। INCISORS, इन सीजर्स। रितिमा राइट बेटा। Rizul also right, मैत्री also right, नीरजा is also right। पर नीरजा की स्पेलिंग में डबल एस नहीं आना है, सिंगल एस ओनली। कृतिका is also right। हाँ, नाउ ट्राई फॉर नंबर 3, द नंबर ऑफ मोलर्स इन ईच जॉ ऑफ एन एडल्ट। मोलर्स ईच जॉ में कितने होते हैं मोलर्स? 6। मैत्री ने बोला 6, यस राइट आंसर 6। 6। हाँ, नाउ नंबर 4, द सॉफ्ट टिश्यू दैट सराउंड द बेस ऑफ ए टूथ। टूथ को चारों तरफ से किसने सराउंड कर रखा है? चारों तरफ क्या है टूथ के?
व्हाट इज द आंसर? टूथ को सॉफ्ट टिश्यू ने किसने गिर रखा है? मैत्री ने सही जवाब दिया और रितिमा ने भी और नीरजा ने भी। गम इज द राइट आंसर। तो फोर्थ में लिखो गम। गम। हाँ, तो ऑल हैव फिनिश दिस फोर, गिव द वन वर्ड आंसर। हाँ, यस। अब ये यहां तक मैंने पढ़ा दिया है। अब टेक केयर ऑफ योर टीथ, क्या हमें टीथ की देखभाल कैसे करनी चाहिए, ये रिकॉल विथ बिंगो एंड एक्सरसाइज वी विल टेक टू द इन द नेक्स्ट क्लास। नाउ क्लोज योर बुक ऑल ऑफ यू एंड टेक आउट नाउ जीके बुक। और आज मैं आपको सेंड करूंगी, मैंने आपको एक तो चैप्टर 6 के मैंने एक्सरसाइज सेंड कर दी थी, सबने कर ली चैप्टर 6 की एक्सरसाइज। चैप्टर 6 हमारा फूड एंड न्यूट्रिशन वाला चैप्टर था, इसकी एक्सरसाइज सेंड करी थी। ऑल हैव डन? हाँ, करा या नहीं आपने एक्सरसाइज पूरी? आज मैं इसके क्वेश्चन आंसर सेंड करूंगी चैप्टर 6 के, आधे आज करूंगी आधे नेक्स्ट डे करूंगी। हाँ, तो सब अपना चैप्टर 6 को भी कंप्लीट करना है जहां तक मैंने कराया है। आज एक्सरसाइज तक करा चुकी हूँ मैं, एक्सरसाइज भेज चुकी हूँ। आज मैं क्वेश्चन आंसर सेंड करूंगी आधे, और फिर आधे नेक्स्ट टाइम में सेंड करूंगी। तो ऑल यू हैव completed soon। और नाउ ऑल ऑफ यू टेक आउट जीके। Now close your science book and open your GK. Yes, Avika. Good. You have done. Now, which chapter we have took yesterday? Prestigious Award of India, chapter 16। और ये भी सबने कर लिया चैप्टर 16 तक सारा वर्क। ये जीके में अब ये थोड़ा सा 2 पेजेस का वर्क था, टू और मोर पेज का ही था। सबने पूरा कर लिया जीके का वर्क? चैप्टर 16 ऑल हैव कंप्लीटेड? हाँ, अब आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 17। चैप्टर 17 पेज नंबर 26। हाँ, यस रिजुल, गुड। अब ऑल ऑफ यू ओपन पेज नंबर 26 ऑफ जीके। लिटरेचर वोकेबलरी। Now, literature is written work of artistic or intellectual value. Literature एक artistic word है। These are some literally form and terms, जिनके फॉर्म्स अलग होते हैं। और कैन यू गिव ए वर्ड ईच ऑफ द फॉलोइंग लिटरली एक्सप्लेनेशन। तो आप लिटरेचर अगर अच्छे से जानते होंगे तो आप ये पूरे सेंटेंस का कोई एक जो वर्ड होता है लिटरेचर में वो आप दे सकते हैं। ये आपको ज्यादातर इंग्लिश में पढ़ने को भी मिलता है, तो ये हम देखेंगे। अब इसमें आप जो मैं क्वेश्चन बनाऊंगी वो यहाँ से बनाऊंगी। आप चैप्टर का नंबर और चैप्टर नेम तो लिखेंगे, क्वेश्चन लिखेंगे यहाँ से। जो सेकंड लाइन में कैन यू गिव है, तो कैन यू को तो कट कर दो और यहाँ पर क्वेश्चन लिख दो, गिव ए वर्ड ईच ऑफ द फॉलोइंग लिटरेरी एक्सप्लेनेशन। इस टाइप से ये क्वेश्चन बनेगा। और ये वाला क्वेश्चन पेज जो है मैं कॉपी का नहीं सेंड करूंगी, ये आपको बुक का ही सेंड करूंगी मैं। और ये आपको बुक में से ही करना होगा। यहाँ पर जो फर्स्ट नंबर पे जैसे दिया है वो तो होगा क्वेश्चन, और ये जो नीचे हम डैश में लिखेंगे जो स्पेस में, वो होगा उसका आंसर। तो पहले आप क्वेश्चन लिखेंगे और नीचे उसका या डैश लगा के उसका आंसर लिखेंगे। तो ये बुक में से ही आपको कंप्लीट करना होगा ये। तो अभी हम फर्स्ट वाला स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन 1, ए कंपैरिजन ऑफ टू डिफरेंट थिंग्स दैट यूटिलाइज लाइक और एज। कंपैरिजन ऑफ टू डिफरेंट थिंग्स, दो अलग अलग चीजों का अगर हम कंपेयर करते हैं, कंपेयर मतलब इन दोनों के बीच में कोई तुलना करते हैं कि कौन अच्छा, कौन बुरा, कौन बड़ा, कौन छोटा, दो चीज के बीच हम कंपैरिजन करते हैं और उसके लिए कोई एग्जांपल देते हैं, तो हम क्या चीज यूज करते हैं? यूटिलाइज लाइक और एज यूज करते हैं। तो अब इसको क्या बोलेंगे हम? इसको क्या बोलेंगे? व्हाट इज दिस? सिमिली।
जैसे अभी हमने इसके पहले लास्ट वाला चैप्टर पढ़ा था, इसके जैसा काला, तो किसके जैसा काला, कोयले जैसा काला, या वाइट किसके जैसा सफेद, मिल्क जैसा सफेद। तो ये सब क्या होता है, सिमिलीज, किसके जैसा, लाइक और एज, लाइक माने जैसा, किसके जैसा, तो ये कहलाता है सिमिली। तो फर्स्ट नंबर पे आप लिखेंगे सिमिली। चैप्टर 17 फर्स्ट सिमिली। हाँ, नाउ सेकंड, it tales circulated by word of mouth among the common folk। एक कोई कहानी कही गई हो दूसरे के मुंह से, तो उसको क्या बोलेंगे हम, फॉक टेल। तो सेकंड का होगा फॉक टेल। जो कहानी कोई दूसरे अपने मुंह से सुनाता है उसको बोलते हैं फॉक टेल। नाउ नंबर 3, a literary word based on imagination। लिटरेरी वर्क बेस्ड ऑन इमेजिनेशन, इमेजिनेशन माने हमारे सोचने वाली शक्ति, तो उसको बोलते हैं हम फिक्शन। FICTION, फिक्शन। नाउ नंबर 4, ए लॉन्ग नैरेटिव पोयम टेलिंग ऑफ ए हीरोज डीड। कोई हीरो के काम पर कोई एक पूरी कविता लंबी सारी हो, तो उसको क्या बोलते हैं हम, एपिक। EPIC, एपिक। एपिक। नाउ नंबर 5, ए ड्रामा सेट टू म्यूजिक। तो म्यूजिक में जो ड्रामा ड्रामा में जो म्यूजिक होता है उसको क्या बोलते हैं, ओपेरा। ओपेरा। नाउ नंबर 6, एन 8 लाइन स्टेंजा ऑफ ए पोएट्री। कोई भी आप इंग्लिश में पोएम पढ़ते हो तो उसके 8 स्टेंजा होते हैं, पहले 8 दिए रहते हैं, फिर 8 या 4 करके, तो उनको क्या बोलते हैं हम, 8 लाइन्स को क्या बोलते हैं, कोई भी पोएट्री की 8 का मतलब होता है, आपने मैथ्स में पढ़ा होगा, 8 लाइन्स को क्या बोलते हैं, ऑक्टागन बोलते थे ना, तो ऑक्टेव, उसी से ही वर्ड बनाइए ऑक्टेव। तो 6 होगा आपका ऑक्टेव। ऑक्टेव। बोर्ड क्लियर है ना आज? हाँ, राइट राइट नीरजा, बोर्ड क्लियर दिख रहा है आपको आज? नीरजा और ये बताओ, यस। हाँ, नाउ नेक्स्ट है नंबर 7, ए वेरी वर्स फॉर्म ऑफ 14 लाइन्स विथ ए फिक्स्ड राइम स्कीम। 14 लाइन्स, राइम की कोई 14 लाइन्स, राइम मतलब जो पोयम ही होती है, तो उसकी 14 लाइन्स, उसको क्या बोलते हैं हम, सोनेट। SONNET, सोनेट। सेवंथ, सोनेट। सोनेट। नंबर 8, 2 लाइन्स विथ राइमिंग एंड्स। दो लाइन की होती है और जिसमें राइमिंग एंड्स एक जैसी लाइन होती है, बोलने में एक जैसी लगती है, दो लाइन के होते हैं जो पैराग्राफ, तो उसको बोलते हैं हम कपलेट। एक का होगा COUPLET, कपलेट। नाउ नंबर 10,
सॉरी, नंबर 9, ए वर्क इंटेंटेड फॉर परफॉर्मेंस बाय एक्टर ऑन ए स्टेज। जब एक्टर स्टेज पर कोई भी एक परफॉर्मेंस दे रहे हैं वर्क की, तो उसको क्या बोलेंगे हम? ड्रामा। ड्रामा। नाउ नंबर 10, prose writing that is not a product of imagination। जो इमेजिनेशन से नहीं है वो प्रोस, दैट इज नॉन फिक्शन। नॉन फिक्शन ये एक वन वर्ड टाइप ही है आपका। नाउ नंबर 11, एन एक्सटेंडेड फिक्शनल वर्क इन प्रोस। कोई भी एक्सटेंडेड फिक्शन वर्क है, कोई बहुत ज्यादा बड़ा सारा, तो उसको वो बोलेंगे नॉवेल। नॉवेल बहुत बड़ी होती है। नॉवेल। नंबर 12, ए शॉर्ट पोएम विथ ए सॉन्ग लाइक क्वालिटी। एक छोटी सी पोएम है जिसका एक सॉन्ग हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं हम? लिरिक। लिरिक। तो ये सबका ये वाला पेज कंप्लीट हो गया। मैं थोड़ा सा और रुक रही हूँ जब तक आप ये जिसके में नहीं उतारा है, जिसने बुक में, वो ये उतारो, कंप्लीट करो ये पेज। और स्पेलिंग अगर मेरे बोर्ड पे से क्लियर नहीं है तो आपके ये क्लूज में जो लास्ट सारे वर्ड्स दिए हैं उनमें से उतार लेना ये। हाँ, नेक्स्ट पेज का शुरू करते हैं हम। ए नैरेटिव पोएम्स ऑफ पॉपुलर ओरिजिन। मतलब प्रॉपर पॉपुलर ओरिजिन मतलब कोई एक पॉपुलर सी मशहूर सी जगह से जो वहां की कविता है, तो उसको बोलते हैं बैलेट। बैलेट। हाँ, ये इस साइड का सबका कंप्लीट हो गया। ऑल हैव कंप्लीटेड दिस साइड। मोहित, पेज नंबर 50, 26 एंड 27 ना। लेट ज्वाइन करते हो फिर पेज नंबर। हाँ, 14th नाउ। स्टोरी इन विच कैरेक्टर्स एंड एक्शंस आर सिंबल्स फॉर आइडियाज। शॉर्ट मोरल स्टोरी। तो एक छोटी सी जो कहानी जिसका कोई मोरल होता है, और उसको क्या बोलेंगे हम? एलेगरी और फेबल। तो आप इसमें 14th पर फेबल अकेला लिख लो। तीनों में से कोई सा भी, एलेगरी, फेबल या पैरेबल, तो फेबल लिख लो उसमें। नाउ 15th, ए mournful पोएम, ए lament फॉर द डेड। तो इसको बोलेंगे हम एलिगी। एलिगी। नंबर 16, ए सॉन्ग ऑफ प्रेज, स्पेशली ए रिलीजियस सॉन्ग। कोई धार्मिक गाना जो होता है उसको हम क्या बोलेंगे? हिम। हाइम। हाइम। HYMN। हाइम। नाउ नंबर 17, एन अकाउंट्स दैट टेल द पर्टिकुलर्स ऑफ एन एक्ट और इवेंट। जो एक्ट के बारे में बताता है और इवेंट के बारे में बताता है, तो उसको बोलेंगे हम नैरेटिव। नैरेटिव। नंबर 18, ए लिरिक पोएम विथ कॉम्प्लेक्स स्टेंजा फॉर्म।
कोई भी लिरिक या पोएम जिसके विथ कॉम्प्लेक्स स्टेंजा, जिसके स्टेंजा जो है बहुत कॉम्प्लेक्स है, वो कहलाएगा ओड, ODE, ओड। Now number 19, a composition that imitates the style and exaggerate for comic effect, जो कॉमिक इफेक्ट लाता है वो वैसा कॉम्पोजिशन वो होगा पैरोडी, PARODY, पैरोडी। 20th, witty language used to convey insult or scorn, मतलब विटी लैंग्वेज मतलब खराब सी लैंग्वेज यूज करते हैं टू कन्वे, भेजने के लिए कोई खराब लैंग्वेज यूज करते हैं जिससे कि दूसरे की इंसल्ट हो, तो उसको क्या बोलेंगे? सेटायर। सेटायर। दिस वन, दिस साइड कंप्लीट ऑल ऑफ यू। अब ये 21, a fixed number of lines of verse forming a unit of a poem, पोएम की फिक्स्ड लाइन उसको क्या बोलेंगे? स्टेंजा। स्टेंजा। Now 22, verse in which first letter in each line spells a word or a phrase, जो फर्स्ट वाला लेटर होगा वो वर्ड और फ्रेज होगा, तो वो होगा एक्रोस्टिक। एक्रोस्टिक। जैसे कि आप ये एग्जांपल में देखो, ये पूरा वर्ड था स्प्रिंग, और स्प्रिंग के हर लेटर को SPRING, स्प्रिंग को एस को भी बताया, एस का मतलब आई, पी का भी, आई का भी, आर का भी, और एन का भी, और जी का भी, तो स्प्रिंग हो गया। ये सब पूरा बताया, तो इसको बोलते हैं हम एक्रोस्टिक। नाउ नंबर 23, ए ह्यूमरस प्ले हैविंग ए हैप्पी एंडिंग, कोई भी एक ऐसा प्ले, कोई भी एक ऐसा नाटक जिसका एंड जो है वो हैप्पी होता है, तो दैट इज कॉमेडी। नाउ 24, ए कन्वर्सेशन बिटवीन टू पर्सन्स, दो जनों की, दो पर्सन की आपस की बातचीत, उसको क्या बोलेंगे जब वो बात करते हैं? डायलॉग। डायलॉग। तो ये हो गए आपके पूरे 24। अब पहले ये कंप्लीट कर लो, फिर मैं आपको एक का बता दूंगी कि आपको किस तरह से इसे आपको कॉपी में करना है। ये मैं पूरा बुक का ही पेज सेंड करूंगी आज, कॉपी में कॉपी का वर्क सेंड करूंगी, बुक का पेज करूंगी, आपको वो कॉपी में करना होगा। तो ये मैं एक ऊपर का ये मिटाकर और लिखकर बता देती हूँ। जैसे मैं लास्ट वाला ही देख लो, 24th का एक एग्जांपल एक लिख के बता रही हूँ कि किस तरह से आपको वर्क करना है। तो आपको ये लिखना होगा, जैसे क्वेश्चन में, क्वेश्चन नहीं तो आप केवल नंबर डाल दो, ए कन्वर्सेशन बिटवीन टू पर्सन्स, फिर आप डैश लगाना यहाँ पर, और फिर डैश लगा के यहाँ पर इसका आंसर लिखना डायलॉग, और फिर उसको अंडरलाइन कर देना। तो सारे आपको इस तरह से करने, जैसे मैंने एक लास्ट वाला एक एग्जांपल के लिए आपको बता दिया है। तो यहाँ पर नंबर डालकर ये सब लिखना है, कन्वर्सेशन बिटवीन टू पर्सन, डैश लगाना और इसका आंसर यहाँ पर लिख देना, और आंसर को अंडरलाइन कर देना। ओके ऑल ऑफ यू, समझ में आ गया सबको कैसे करना है ये वाला वर्क?
ये नीरजा, ये क्यों फालतू की चैट कर रही हो? हाँ, रिजुल, ईशान, अविका, समझ में आ गया बेटा कैसे करना है? ये इस तरह से लिखकर डैश लगाकर इसका आंसर लिखना और आंसर को अंडरलाइन करना है। और जो क्वेश्चन होगा वो आप ध्यान से मेरी बुक में देखना। मैंने ये आप भी देख लो, जो ब्लू लेटर में मैंने कैन यू काट दिया है और उसके क्वेश्चन लिख दिया, और यहां से आपको स्टार्ट करना है क्वेश्चन लिखना। गिव ए वर्ड ईच फॉर द फॉलोइंग लिटरेरी एक्सप्लेनेशन। ये आपका पूरा क्वेश्चन होगा। यहाँ से पूरा ऊपर से नहीं लिखना है, लिटरेचर इज रिटन वर्क, यहां से नहीं। सेकेंड लाइन में जो दिया है कैन यू गिव, तो कैन यू भी हटा देना, गिव से स्टार्ट करना। गिव ए वर्ड ईच फॉर द फॉलोइंग लिटरेरी एक्सप्लेनेशन। आगे सबको समझ में क्वेश्चन? तो ये आप ये वाला चैप्टर फिनिश कर लेंगे। हाँ, ये सबका बोर्ड का कंप्लीट हो गया। नाउ ओके, थैंक यू।